जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो है यहाँ पर हम संपादकीय जो देख रहे हैं, ये GS1 में आपका ज्योग्राफी भूगोल को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बताया गया एक संपादकीय है। यहाँ से आप मान सकते हैं कि इस साल आपको एक सवाल मिलना ही चाहिए मेंस में, चाहे वो कहीं ना कहीं पॉइंट आपको निबंध में भी लिखने में काम आएगा। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस काफ़ी रिसर्च किया गया है। वैश्विक स्तर पे भी कुछ रिपोर्ट जारी किए गए हैं, भारत में भी जो आपका मौसम विभाग के ऊपर मौसम के ऊपर जो रिसर्च करने वाली एक संस्था है पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी IITM, उसके द्वारा भी बताया गया कि हिंद महासागर में किस तरीके से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आने वाले समय में एक बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए। कुछ आप लोगों को टेक्निकल टर्म भी मिलेगा, टेक्निकल चीज़ें भी मिलेंगी जो ज्योग्राफी में, भूगोल में आप लोगों को ज़रूर रिवाइज कर लेना चाहिए प्रीलिम्स के लिहाज से भी। और क्योंकि अगर हम लोग एक एक टर्म को समझने की ओर पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण को। तो इसका टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंद महासागर का बिगड़ता मिजाज। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि हिंद महासागर में जलवायु परिवर्तन की वजह से, बढ़ते हुए गर्मी की वजह से काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। न केवल समुद्र में जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उनके सेहत पे इसका असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि इसकी वजह से जो भी हमें प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी, चाहे वो चक्रवाती तूफान हो, साइक्लोन हो, या फिर अत्यधिक वर्षा हो, इसका असर हम मानव जीवन पे भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। और देखने में भी मिलता ही रहता है जब चक्रवात तूफान ज़रूरत से ज़्यादा और कम समय में ही हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो देखिए भूमिका में किस तरीके से हमें बात रखनी है कि महासागरों का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। यह महज भारत की समस्या नहीं है, वैश्विक स्तर पर जलवायु में भी बदलाव देखा जा रहा है। हिंद महासागर अभूतपूर्व और त्वरित तापमान वृद्धि यानी कि एक्सेलरेटेड वार्मिंग का अनुभव कर रहा है, जो पूरी सदी तक जारी रह सकता है जब तक ग्रीन हाउस गैसों को तुरंत कम नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये जो शब्द है त्वरित तापमान वृद्धि, तुरंत तुरंत हमें तापमान में वृद्धि नज़र आ रहा है। जो जल है महासागर का, हिंद महासागर का जो जल है, उसका भी तापमान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी उसके अंदर समा सकती है। क्योंकि जब भी आप किसी लिक्विड को, तरल पदार्थ को गर्म करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो दूर दूर जाएंगे, तो उसमें और हीट समाने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो और ज़्यादा गंभीर होती चली जाएंगी भविष्य में। अब देखते हैं हम थोड़े आंकड़ों को कि ये सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहला है यहाँ पे जनरल साइंस डायरेक्ट, एक मैगज़ीन है, उसमें प्रकाशित एक नए अध्ययन में बताया गया है कि 2020 से सन 2100 के बीच में, यानी अगले जो अभी 80-90 सालों का ये जो समय होगा, इसके बीच में हिंद महासागर प्रति शताब्दी 1.7 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में गर्म होता हुआ दिख रहा है, या फिर गर्म हो सकता है 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम, इससे व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभावों के साथ साथ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। सामाजिक आर्थिक प्रभाव कैसे होगा? क्योंकि जो मछलियां हैं अगर उनकी मौत हो जाती है तो जो मछली पालन में जो लोग समुद्र के किनारे जुड़े हुए हैं उनके आर्थिक जीवन पर असर पड़ेगा। उसके बाद उनके सामाजिक स्तर पे भी असर पड़ेगा। जब उनके पास कमाई का साधन घटेगा तो वो वहाँ से माइग्रेट करके, वो वहाँ से विस्थापित होकर कहीं और जाने की कोशिश करेंगे। तो जब वो नए जगह पे जाएंगे तो उनको वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो उनको समुद्र के किनारे अपने काम में देखने को मिलता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कोरल रीफ्स के बारे में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये जो व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, इसके साथ साथ अन्य और भी समस्याएं भविष्य में उत्पन्न होंगी। वो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी जब हिंद महासागर का जल लगातार गर्म होता चला जाएगा? उसमें एक है कोरल रीफ्स के बारे में, मूंगा चट्टानों पे प्रभाव पड़ेगा। इसमें हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो कैल्सिफिकेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये कंकाल स्केलेटन अपने ऊपर कैल्शियम का धारण कर लेते हैं, वो उसको छोड़ना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से हमें इनका कलर, इनका रंग उड़ता हुआ, ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। जब तापमान बढ़ेगा तो उसमें जो जीव जंतु हैं, जो मछलियां हैं, जो पौधे हैं, जो उस तापमान में अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, अपने कार्य
का निष्पादन कर सकते थे, अपने कार्य को कर सकते थे, उनके ऊपर भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा और वो भी प्रतिकूल प्रभाव होगा। उसके बाद तीसरा हमें जो देखने को मिलेगा वो मानसून पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो बहुत हद तक आपके महासागर किस तरीके से गर्म हो रहे हैं उस पे भी असर पड़ता है, और ज़रूरत से ज़्यादा जब गर्मी होगी तो चक्रवात, तूफान, मानसून सब पे असर देखने को मिलेगा। अगला जो हमारे सामने प्रभाव है वो चक्रवात के बारे में है। चक्रवात भी आएगा, जल्दी जल्दी आएगा और तेज आएगा, मतलब तेज रफ्तार वाली चक्रवात तूफान का सामना हमें करने को मिल सकता है भविष्य में। और एक और जो नई समस्या है जिससे छोटे छोटे देश जो हैं वो ज़्यादा इस समय परेशान हैं, वो हैं आपके समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर की वजह से। तो जब गर्मी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके जो भी बर्फ़ जहाँ जमा होगा वो भी पिघलेगा, तो समुद्र का जो जल स्तर है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये सब अन्य ऐसी समस्याएं हैं जो हम इंसानों को प्रभाव तो करेंगे, उसके अलावा ये सारे भी ऐसे प्रभाव हैं जो प्राकृतिक रूप से देखने को मिलेगा जब भी महासागर के जल में गर्माहट बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ता है। आगे क्या लिखा है कि हिंद महासागर के जल के तापमान का तेजी से बढ़ना महज इसकी सतह तक सीमित नहीं रह गई है। सिर्फ सरफेस तक ऐसा नहीं है कि इसकी गर्माहट आपको देखने को मिलेगी, बल्कि हिंद महासागर में ऊष्मा की मात्रा इसके सतह से, इसके सरफेस से 2000 मीटर, 2 किलोमीटर की गहराई तक वर्तमान में 4.5 साढ़े 4 जेटा जूल प्रति दशक की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। हर दशक में 4.5 जेटा जूल, जेटा जूल का मतलब 10 की पावर 21 जूल, 10 को 21 बार गुणा करिए, इतने जूल, इतना हीट प्रति दशक की दर से हर 10 साल में वृद्धि होने का अनुमान है। महासागरों के तापमान, महासागरों के अंदर इतना इतना हीट समाएगा। उसके आने वाले वक्त में और उनके आने वाले वक्त में इसके 16 से 12 जेटा जूल प्रति दशक की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो इतना ज़्यादा ऊष्मा और हीट समुद्र के अंदर समा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना भयानक रूप लेने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ऊष्मा की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ हीट में होने वाली वृद्धि एक परमाणु बम, जो कि हिरोशिमा में जो परमाणु बम छोड़ा गया था, उस विस्फोट से पैदा होने वाली ऊर्जा के समान होगी। और अध्ययन के मुताबिक समुद्री लू, जिसे हम मरीन हीट वेव भी बोलते हैं, समुद्र का तापमान, मरीन हीट वेव का मतलब क्या है, समुद्री लू का मतलब क्या है, जो समुद्र का तापमान होता है। मान लीजिए कहीं समुद्र का तापमान औसत तौर पे साल में 28 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता, वह असामान्य रूप से अब अधिक रहने को देखने को मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो समुद्री लू का एक लक्षण है। तो समुद्र का तापमान जितना होना चाहिए, अगर उससे ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है तो वो समुद्री लू कहलाएगा। तो अध्ययन के मुताबिक जो समुद्री लू हैं वो वर्ष 1970 से 2000 के दौरान हर साल 20 दिन देखने को मिलता था। मतलब साल में 1970 से सन 2000 के बीच में, इन 30 सालों में अगर आप समुद्र को देखेंगे, उसके सतह से पानी को छू के पता करके मेज़र करने की कोशिश करेंगे कि कितना तापमान था, तो 20 से 25 दिन ऐसा आता था साल में, 20 दिन के करीब ऐसा साल में समय होता था जब समुद्र के सतह का जल ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होता था, जिसे हम समुद्री लू का नाम दे रहे हैं। लेकिन अब यही जो 20 दिन पहले उस 30 सालों में हुआ करते थे, अब उसके बढ़कर हर साल 220 से 250 दिन होने का अनुमान है। मतलब 365 दिन में हिंद महासागर में 220 से 250 दिन ऐसे बीत रहे हैं जब महासागर का जल जितना तापमान होना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर जब बात हीट वेव की हो गई है, जब यहाँ पर बात हो गई है लू की या भीषण लू, एक्सट्रीम हीट वेव की, तो थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। हो सकता है प्रीलिम्स में इससे आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए, सिंपल सा समझिए, किसी भी जगह पे, किसी भी शहर में अगर 40 डिग्री तापमान उसका नॉर्मल होता है, तो 4 से 5 डिग्री अधिक अगर तापमान होता है तो उसे हम हीट वेव यानी लू का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए वाराणसी है, 40 डिग्री तापमान यहाँ होनी चाहिए नॉर्मल किसी समय में, और 45 डिग्री 44 डिग्री हमें देखने को मिल रहा है, तो हम इसे हीट वेव का नाम दे देते हैं, लू का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो 6 डिग्री या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 40 होना चाहिए था मान लीजिए लखनऊ का, और मान लीजिए प्रयागराज है, उसका किसी समय औसत तापमान 40 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन अब वो है 46, 47, 48, तो इसका मतलब वो भीषण गर्मी, भीषण लू के चपेट में आ चुका है।
एक्सट्रीम हीट वेव की चपेट में आ चुका है, भीषण हीट वेव की चपेट में आ चुका है। इसका सिंपल मतलब ये है। और किसी जगह पे मान लीजिए 40 डिग्री से कम तापमान रहता है, तो 5 से 6 डिग्री भी बढ़ गया तो उसको मानेंगे कि हीट वेव में आ गया। और अगर 7 डिग्री से अधिक हो गया तो उसे कह देंगे कि अत्यधिक भीषण गर्मी या अत्यधिक लू की चपेट में वो आ चुका है। बस इस डायग्राम को सिंपल सा यही देखना है। एग्जाम में अगर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछा जाता है या स्टेटमेंट लिखा होता है तो आप लोग सही कर लीजिएगा उसको। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने ऊपर क्या देखा था कि हिंद महासागर में आज के समय में 220 से 250 दिनों तक समुद्री लू का असर देखने को मिल रहा है। मतलब ये 365 में 220 से 250 दिन ऐसे देखने को मिल रहे हैं जब हिंद महासागर का जल ज़रूरत से ज़्यादा गर्म मिल रहा है। 1970 से सन 2000 के बीच में ये 20 दिन देखने को मिलता था ऐसा, पर आज 10 गुना ज़्यादा देखने को दिन मिल रहा है जब इनके तापमान में वृद्धि हो रही है। इनके जल में जितना तापमान, जिनके जल का जो औसत तापमान होना चाहिए था उससे ज़्यादा तापमान हमें देखने को मिल रहा है। इसके चलते हमें क्या हो रहा है, इसके चलते उष्णकटिबंधीय जो हिंद महासागर है यानी कि ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन है, वो 21वीं सदी के अंत तक स्थायी लू की स्थिति में करीब करीब पहुंच जाएगा। मतलब ये कि साल भर आपको ज़रूरत से ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा हिंद महासागर के जल का। तो हिंद महासागर के जल का अगर मान लेते कि 28 डिग्री तापमान होना चाहिए था, तो साल भर आपको 28 डिग्री से ऊपर का तापमान हिंद महासागर के जल का देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि 21वीं सदी के अंत तक आपको स्थायी लू की स्थिति दिखेगी हिंद महासागर के पास या हिंद महासागर के जल में। अब इस हालात में समुद्र की जो पारिस्थितिकी है यानी इकोलॉजी है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, अब आप समझ ही रहे हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा तापमान आप एक दिन 2 दिन नहीं पूरे के पूरे साल भर रखेंगे, तो जो उस कंडीशन में, जो उस परिस्थिति में पौधे और आपकी मछली जो या बाकी जो जीव जंतु हैं वो ढल चुके थे, अब उनको साल भर उससे ज़्यादा तापमान में ढलना होगा। तो बहुत सारे तो मर ही जाएंगे, बहुत सारे पौधे मुरझा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे जो मूंगा हैं, मूंगा पत्थर हैं, कोरल रीफ्स हैं, वो आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। तो इससे क्या होगा, समुद्र में पाए जाने वाले तमाम चीज़ों के रंग में बदलाव हो सकता है, जिसमें समुद्र की घास हैं, मूंगे हैं यानी कि कोरल्स हैं, मछलियां हैं, उनके भी रंग आपको बदलते हुए नज़र आएंगे। साथ ही चक्रवात बहुत कम समय में ही जोर पकड़ने लगेगा। समुद्र से इंसान का एक सीधा रिश्ता है, इसलिए वैज्ञानिक हिंद महासागर के बढ़ते तापमान से बेहद चिंतित हैं। अब हम एक और रिपोर्ट देखते हैं। एक और अध्ययन हुआ था, उसके मुताबिक वर्ष 1980 से सन 2020, ये जो 40 साल हैं, इनके दौरान हिंद महासागर में अधिकतम औसत तापमान पूरे साल 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये जो 40 साल थे 1980 से 2020 के बीच में, इसमें हिंद महासागर का अधिकतम औसत तापमान आपको 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखने को मिला। वैज्ञानिक इससे अनुमान लगा रहे हैं कि भारी उत्सर्जन परिदृश्य के तहत, यानी कितना ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जा रहा है, इमिशन किया जा रहा है, अगर हम इस परिदृश्य में, इस हालात में देखें तो तापमान, तो 21वीं सदी का जो अंत होगा, 21वीं सदी के अंत तक जो न्यूनतम तापमान होना चाहिए हिंद महासागर का, वो पूरे साल अब 26 से 28 डिग्री ना होके 28.5 से 30.7 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। मतलब 28.5 से 31 के बीच में अब देखने को मिलेगा। तो कितना ज़्यादा ये अंतर हो गया, 2 से 2.5 डिग्री तापमान अगर समुद्र के जल का देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कितनी सारी ऊष्मा उसके अंदर समा सकती है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गौरतलब है कि 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की सतह का तापमान आमतौर पर गहरे संवहन यानी कि ओशियन डीप कन्वेक्शन, अब ये ओशन डीप कन्वेक्शन क्या है इसको आप समझ लीजिएगा। बस सिंपल सा ये समझ लीजिए कि समुद्र में ऐसे खड़े खड़े जब जल का बदलाव होता है, आदान प्रदान होता है, तो सतह के ऊपर की जो चीज़ें होती हैं वो गहराई तक आदान प्रदान होता है तो चली जाती हैं, ठीक है। और चक्रवात के बीच अनुकूल माना जाता है। तो 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की जो सतह का तापमान है वो आमतौर पर ओशन डीप कन्वेक्शन यानी गहरे संवहन और चक्रवात के लिए अनुकूल माना जाता है कि हाँ, अब चक्रवात आपको देखने को मिलेगा।
अगर 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके समुद्री सतह का तापमान है, जल का तापमान पहुंच चुका है। तो अब देखिए, समुद्र की बढ़ती गर्मी से हिंद महासागर में जो तापीय विस्तार है, थर्मल एक्सपेंशन है, वो भी होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी सीमा से लगे 40 देशों में समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र के स्तर में आधे से अधिक वृद्धि के लिए पानी का तापीय विस्तार जिम्मेदार है, जो ग्लेशियर और समुद्री बर्फ के पिघलने से भी अधिक है। अध्ययन के मुताबिक, एक और अध्ययन है, उसके मुताबिक सदी के अंत तक समुद्र का अम्लीकरण, जो एसिडिफिकेशन है, वो बहुत तेज़ी से हो सकता है। अब इसी एसिडिफिकेशन का नतीजा क्या होगा कि इससे सतह का जो पीएच मान है, वो हमें जो 8.1 के आसपास देखने को मिल रहा था, वो घटकर कहीं 7.7 के नीचे आ सकता है। मतलब वो कहीं ना कहीं जल का अम्लीकरण हो रहा है, मतलब एसिडिफिकेशन हो रहा है आपके ओशियन वाटर का। पीएच में अनुमानित बदलाव समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र यानी ओशन इकोसिस्टम के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इस वजह से जो मूंगे होंगे, कोरल्स होंगे और ऐसे जीव जंतु जो अपने खोल के निर्माण और रख रखाव के लिए कैल्सिफिकेशन पर निर्भर रहते हैं, वो प्रभावित होंगे सीधे सीधे। अब एक और चीज़ जान लेते हैं। समुद्र में रहने वाले जानवर और पौधे जो कैल्शियम आयंस हैं और कार्बोनेट आयन हैं, उनके कॉम्बिनेशन से, उनके संयोजन से कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कंकाल यानी स्केलेटन और अन्य कठोर भाग बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है, कभी भी कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। अब देखिए, हिंद महासागर जो है वो 40 देशों की सीमा को छूता है। दुनिया की आबादी के 1/3 हिस्से के घर, 33% जो घर हैं पूरी दुनिया के, वो हिंद महासागर क्षेत्र में आते हैं। इसलिए इस पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे क्या नुकसान हमें देखने को मिलेगा? जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और जो जलवायु परिवर्तन है, उनका सामाजिक और आर्थिक असर कितना गहरा होगा, हम इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 40 देश और 1/3 पूरी दुनिया के जो घर हैं वो आपको हिंद महासागर के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई तबाही आती है तो उसका व्यापक असर कितना ज़्यादा होगा, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहीं पे हमारा डिस्कशन एंड होता है आंकड़ों के साथ। तो देखिए, आप आंकड़ों के साथ किसी अच्छे कोटेशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं अपने बात की, और एंड भी आप किसी अच्छे उससे पॉइंट से कर सकते हैं, किसी अच्छे टॉपिक से कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें बस केवल ये देखना है कि हमारा जो कंक्लूजन वाला हिस्सा होगा, हमारा जो निष्कर्ष वाला हिस्सा होगा, हम उसमें ये समझेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम इस तबाही को रोक लें। उस तबाही को रोकने के लिए हम बस लास्ट अपना ये डिस्कशन करेंगे। तो आखिरी में अगर हम लोग समाधान की बात करें कि आखिर हम ऐसे क्या कदम उठाएं जिससे कि ये जो हमें इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा देखने को मिल सकती है, हिंद महासागर में जो गर्मी बढ़ रही है, जो ऊष्मा बढ़ रही है, जो उसका सतह का तापमान है, उसमें जल का जो सतह का तापमान है उसकी वृद्धि हो रही है, उसमें वृद्धि होने की वजह से जो हमें संकट का सामना करना पड़ सकता है, उसको रोकने के लिए आखिर हमें कैसे कदम उठाने चाहिए? तो उसका आंसर अगर हमें जानना है तो देखिए, आंसर बिल्कुल उन्हीं सब चीज़ों में है जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिर्फ एक जगह पॉइंट है, आप इसको आराम से इसका विस्तारीकरण कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए, भूगोल से जुड़े हुए, और वहाँ से भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं और आगे भी आपको मिलता रहेगा। सबसे पहली बात है, ग्रीन हाउस गैस को, जो ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्सर्जन को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम पर्यावरण में नहीं कम करेंगे, वायुमंडल में कम नहीं करेंगे, तब तक हमें वैश्विक तापमान बढ़ते हुए नज़र आएगा, ग्लोबल वार्मिंग नज़र आएगा, और जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज भी नज़र आएगा, जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज़, जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे बनाने की ज़रूरत है। हमें ऐसे बुनियादी ढांचों का निर्माण करने की ज़रूरत है जो कि जलवायु परिवर्तन के आगे टिक सकें, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो या फिर साइक्लोन की स्थिति हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, तो उससे डटने के लिए, उसके सामने खड़े रहने के लिए वैसे बुनियादी ढांचों का निर्माण करना पड़ेगा। तीसरा, सतत तरीकों के माध्यम से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना होगा। ऐसे खेती, ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे हमें, ऐसे पशुपालन, ऐसे
मछली पालन, इस तरीके की चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम इकोलॉजी, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है समुद्र का, उससे हम नुकसान न पहुंचाएं, उसके अंदर मौजूद जीवों को, पौधों को नुकसान न पहुंचाएं, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़रूरत से ज़्यादा हो भी रहा है तो उसका अवशोषण वो कर सकें, उसका एब्जॉर्प्शन कर सकें, यही जीव जंतु, पौधे जो हमारे समुद्र में मौजूद हैं। पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार से क्षेत्र की चरम मौसम की घटनाओं के प्रति लचीलापन मजबूत हो सकता है। देखिए, हमें वेदर फोरकास्टिंग जो है, पूर्वानुमान, जो मौसम की मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार की जो बात हो रही है कि हमें पहले से पता चल जाए कि कौन से मौसम, कब मौसम बिगड़ने वाला है, ताकि हम लोगों को सतर्क कर सकें, लोगों को उस बारे में जागरूक कर सकें, ये सब चीज़ें हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। उसके बाद अनुकूली कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा, ऐसे कृषि खेती को भी अपनाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान न पहुंचा पाए, जिसमें हम आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कोई मीथेन या और भी तरह के गैस का उत्सर्जन न करें जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिले। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे हमें परेशानियां देखने को मिलेंगी खाने पीने को भी लेके, और हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या वैसे भी हो चुकी है लगभग, तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देशों के बीच में भागीदारी, सहयोगिता, इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो हर एक स्तर पे सोचिए, हर एक स्तर पे अपने आंसर को कंप्लीट करिए। तो अब हमारा डिस्कशन पूरा हो चुका है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। एग्ज़ाम में बिल्कुल इस टॉपिक से इस साल सवाल आना चाहिए, ऐसा पूरा का पूरा अनुमान है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइट में रहा, इंपॉर्टेंट भी है। और अगर घुमा के भी इनडायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है तो यहाँ से पढ़े हुए पॉइंट को आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं, और प्रीलिम से जो आपके पॉइंट बन रहे हैं, जो टेक्निकल शब्द हैं, उनको प्रीलिम्स के हिसाब से रिवाइज कर लीजिए। तो अपना कंप्लीट होता है ये एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।